41 भैया मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। सिया अचानक से खड़ी हो गई और इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ाने लगी, क्या करूं? क्या करूं? अगर भैया ने गुस्से से मोम को कॉल कर बता दिया तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और डैड और छोटी माँ? ओह कृष्णा जी, नहीं नहीं कान्हा जी, उफ, ये इतना मुश्किल क्यों है? सिया तो बस इधर से उधर घूमे जा रही थी और दूसरी ओर वो चारों हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे। आइडिया, सिया ने चुटकी बजाते ही कहा और अपना फोन ढूंढने लग गई। किताबों के नीचे ना जाने उसे कहा अपना फोन मिला, जिसे उठाकर उसने जैसे ही लॉक खोला उसे राघव के कई सारे मिस कॉल दिखाई दिए। बस उसे देख तो सिया की और भी हालत खराब हो गई। वो खुद से ही बोली, इनके इतने कॉल, पता नहीं क्या हो गया। और कहीं अब ये भी तो मुझसे गुस्सा नहीं हो गए ना? कृष्णा जी, नहीं कान्हा जी। सिया ने अपने सर को हाथ से मारा और रोंदी हुई शक्ल बनाकर सीधा राज को कॉल लग दी। राज ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और कॉल पिक की। उसके हेलो बोलने से पहले ही सिया जल्दी से बोल पड़ी, भाई मुझसे ना गड़बड़ हो गई है। कृष्णा भाई को पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई और वो मुझसे नाराज हो गए। और ये, इन्होंने मुझे कॉल किया था लेकिन फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से मुझे सुनिया नहीं दिया और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये भी मुझसे गुस्सा ना हो जाए। आप कुछ करो ना भाई, और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? सिया जल्दी जल्दी बोल पड़ी। वो जानती थी कि राज की बात उन तीनों में से कोई भी नहीं टालता है और राज समझदार भी काफी था। इस वजह से सिया को अब बस उससे ही उम्मीद रही थी और उसने हक के साथ उसे कॉल किया था। राज को भी समझ आ गया कि उनका किया हुआ छोटा सा मजाक सिया को बहुत परेशान कर गया है, या फिर यूं कहे कि राघव उससे गुस्सा है। ये बात सोचकर ही सिया की हिम्मत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसे ये अच्छा भी लगा कि जितना राघव सिया के बारे में सोचता है, उसकी फिक्र करता है ना, उतना ही सिया भी उसके बारे में सोचती है। वो सिया से बोला, पहले लंबी लंबी सांस लो और 2 मिनट आराम से बैठो। और बस उसका कहना मानकर सिया ने लंबी लंबी सांसें भर ली और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे राज की इतनी बात मानता देख राघव के ओठों पर स्माइल आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी भोली बीवी कितनी ज्यादा मासूम है। सिया फिर बोली, अब क्या करूं? और राज ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। वो उससे बोला, पहले पानी पियो और फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प करूं? सिया ने उसकी बात सुन पानी पिया और ग्लास ओठों से लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कितनी प्यास लगी थी। पढ़ाई करते करते वो इतना खो गई थी कि उसे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी। जब उसने पूरा ग्लास खत्म किया तभी वो बोली, आप कृष्णा भाई से बोलो ना कि वो मुझसे नाराज ना रहे। मैंने सच्ची में उनका नाम नहीं लिया था। वो तो अचानक फोन रिंग होने की वजह से पहले मैं डर गई और जब हड़बड़ाहट में कॉल रिसीव करने को हुई तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने को हुई। इसी वजह से मैंने डर से कृष्णा जी कहा और भाई को लगा कि मैं उन्हें नाम से पुकार रही हूँ। सच्ची भैया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। सिया ने जो हुआ वो सब कुछ जैसे कि तैसे राज को बता दिया। जवाब में राज बोला, डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगा, वो तुमसे गुस्सा नहीं होगा और जो कुछ भी नाराजगी है तुम उसके पसंदीदा खाना बनाकर दूर कर देना। व्हाट से? राज ने कहा और सिया के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। फिर राघव के बारे में याद आकर फिर एक बार उसकी शक्ल मुरझा गई और उसे ऐसा देख राघव ने जल्दी से राज को इशारा किया और बोला कि उसे पूछो कि क्या हुआ है। उसके इशारे को समझ राज फिर सिया से बोला, अब क्या हुआ सिया, और कोई परेशानी है क्या? और उसके सवाल पर सिया ने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हम शायद ये भी मुझसे नाराज है। वो मैं बीजी थी, इस वजह से इनका कॉल नहीं उठा पाए और अब अगर वो उस वजह से मुझसे गुस्सा हो गए तो। और उसकी बात सुन राज के साथ साथ बाकी सबके चेहरे भी ना में हिल गए। राज उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं सिया, देखो अब कॉल ना रिसीव कर तुमने गलती तो की है। अब मैं ये बता नहीं सकता कि तुम्हारा कॉल ना उठाना राघव को कितना परेशान कर गया और ऊपर से तुम अकेली थी घर पर, इस वजह से राघव काफी डरा भी होगा। तो अब मैं क्या करूं भाई, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। वो तो बस। सिया की आवाज गीत एक बार छोटी हो गई और उसे देख राज बोला, इतनी उदास मत हो सिया, और अगर राघव डांटने लग जाए तो उसे बता देना कि तुम काम में थी, इसी वजह से उसका कॉल आंसर करने से रह गया। 42 कृष्णा सिया की फाइट। उसके इशारे को समझ राज फिर सिया से बोला, अब क्या हुआ सिया, और कोई परेशानी है क्या? और उसके सवाल पर सिया ने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हम शायद ये भी मुझसे नाराज है। वो मैं बीजी थी, इस वजह से इनका कॉल नहीं उठा पाए और अब अगर वो उस वजह से मुझसे गुस्सा हो गए तो। और उसकी बात सुन राज के साथ साथ बाकी सबके चेहरे भी ना में हिल गए। राज उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं सिया, देखो अब कॉल ना रिसीव कर तुमने गलती तो की है। अब मैं ये बता नहीं सकता कि तुम्हारा कॉल ना उठाना राघव को कितना परेशान कर गया और ऊपर से तुम अकेली थी घर पर, इस वजह से राघव काफी डरा भी होगा।
तो अब मैं क्या करूं भाई? मैंने सब जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस। सिया की आवाज फिर एक बार छोटी हो गई और उसे देख राज बोला, इतनी उदास मत हो सिया, और अगर राघव डांटने लग जाए तो उसे बता देना कि तुम काम में थी, इसी वजह से उसका कॉल आंसर करने से रह गया। सिया फिर उसी तरह छोटी आवाज में बोली, लेकिन अगर वो डांटेंगे तो मुझे रोना आ जाएगा भाई, और मैं डर भी जाऊंगी, तो मैं उनसे क्या और कैसे बताऊंगी? सिया की बात सुन अब राज को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, फिर कुछ सोचकर वो बोला, तुम एक काम करो, राघव का मुझ पर छोड़ दो, और कृष्णा को मनाने का सोचो, उसने जो कुछ भी तुमने बनाने को कहा है ना, उसे बनाओ और हमारा टिफिन हॉस्पिटल भेज दो, बाकी राघव से क्या कहना है और क्या नहीं ये मैं देख लूंगा। प्रोमिस ना भाई, आप सब कुछ ठीक कर दोगे ना? मुझे उनकी डांट नहीं खानी है, सिया ने फिर से मासूमी से कहा और राज मुस्कुराते हुए बोला, आई प्रोमिस, और अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? राज की बात सुन अब जाकर सिया के ओठों पर स्माइल आ गई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप बेस्ट होप में जल्दी से कुकिंग को लग जाती हूँ और आप सबका टिफिन भेजती हूँ, बाय। और फिर सिया ने कॉल कट कर दी और दौड़ते हुए ही किचन में चली गई। उसे कृष्णा की सिर्फ एक पसंदीदा सब्जी नहीं बल्कि और भी कुछ बनाना था और वो बस उसी काम में लग गई। इधर हॉस्पिटल में राज ने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, सच में राघव तू बहुत लकी है जो तुझे सिया जैसी वाइफ मिली है। उसका भरोसा और उसका साथ तू कभी मत छोड़ना और उसे हमेशा संभाल कर रखना। राज की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसके बाद ही वो सब अपने अपने केबिन में चले गए। राघव भी आंखें बंद कर सिया के बारे में सोचने लग गया। सच में सिया उसे मिली हुई अब तक की सबसे अच्छी अमानत थी जिसे वो हर हाल में संभाल कर रखने वाला था। सिया ने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पनीर, खीर, आलू की सब्जी, पूरी, जीरा राइस और साथ ही में पापड़ सब कुछ बना दिया और अच्छे से पैक कर दिया। लंच की बास्केट उठाकर वो हॉल में आ गई। तभी तक हर रोज की तरह टिफिन ले जाने के लिए रामू गया। सिया ने उसे पानी दिया और एक छोटे से डब्बे में सब कुछ उसके लिए पैक किया था। वो टिफिन उसे देते हुए बोली, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए है, अच्छे से खा लेना और उन सबको भी अच्छे से टिफिन खिला देना। सिया ने उसे उसका टिफिन साथ ही में बाकी सबका टिफिन दिया और उसे अलविदा कहकर वो वापस से अंदर आ गई। फिर एक बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, मगर अपने सुधा मोम को कॉल लगाकर उसने बात की और बाकी दोनों की भी हालचाल पूछ लिए। उनका कॉल रखने के बाद सिया ने अपनी मोम को कॉल लगाया और उनसे बात करते हुए अपना खाना भी खा लिया। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को कॉल कर नॉर्मल बात कर ली थी और वो उससे गुस्सा नहीं है। ये जानकर सिया को कितनी खुशी हुई ये वो लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकती थी। अब बस कृष्णा बचा था जिसे मनाने की तैयारी सिया ने पहले ही कर दी थी। रात को राज और राघव थोड़ा जल्दी घर आए तो वही कृष्णा और अक्षय थोड़ा लेट आने वाले थे। सिया ने आते आते ही राघव को चिकन लेने के लिए बोल दिया था। आज वो स्पेशल चिकन नूडल्स बनने वाली थी और साथ में सूप भी। वैसे तो नॉनवेज सबको ही पसंद था, लेकिन कृष्णा और राघव को कुछ ज्यादा ही पसंद था, इस वजह से उसने वही बनने का प्लान किया और उनके आने से पहले कुकिंग कर भी दी। कृष्णा और अक्षय भी थोड़ी देर में आ गए और आते ही खाने की खुशबू ने उन्हें अपनी ओर खींच दिया। कृष्णा धीरे से बोला, भाई आज क्या स्पेशल है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी बात सुन राज बोला, तुम्हें ही मनाने की तैयारी है, स्पेशल नूडल्स और सूप, जाओ जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ और हाँ अपना अपना ये नाटक ज्यादा देर तक मत खींचना, समझे? और उसकी बात सुन कृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला गया। भैया सिया उसके फ्रेश होकर आते ही उसके लिए पानी का ग्लास ले आई और उसके सामने कर मुस्कुराकर उसे आवाज दी। कृष्णा ने जानबूझकर मुंह बनाया और उठकर जाने लगा। सिया का चेहरा फिर से मुरझा गया। वो उसके पास आकर बोली, भैया आपका नाम मैंने जानबूझकर नहीं बोला था, वो तो मैं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वक्त अप में क्या तुमने ना मुझे बहुत नाराज कर दिया सिया। अब पहले ही तुमने कृष्णा जी कहा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ा हूं ना। और तो और तुम्हारे फेवरेट भगवान के नाम पर मेरा नाम भी है कृष्णा। मगर इतना सब होने के बाद भी तुमने मुझे नाम से पुकारा, पच। मुझे बहुत बुरा लगा। कृष्णा की फुल ऑन नौटंकी से जहाँ सबको हंसना आ रहा था वही सिया कंफ्यूज होकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। सिया उससे कुछ बोलने को हुई मगर उससे पहले ही कृष्णा बोला, वैसे आज क्या बनाया है? खुशबू तो अच्छी आ रही है और हाँ लंच में भेजा हुआ पनीर बहुत ही अच्छा बना था और आलू की सब्जी तो वाओ, अगर टाइम मिले तो कुछ दिन बाद भी बना लेना। लरुष्णा ने ये बात बहुत ही नॉर्मल तरीके से कही और सिया अब की बार सच में बहुत कंफ्यूज हो गई कि वो सच में उससे नाराज है या नहीं। फिर उसे लगा कि शायद उसकी नाराजगी खत्म हो गई है। उसने खुशी से हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं बना दूंगी भैया, और थैंक यू कि आपने मुझ माफ कर दिया। मैंने सच में आपको नहीं बल्कि नहीं कान्हा जी को पुकारा था। वो मैं पहले तो डर गई थी और फिर गिरने भी वाली थी ना, इस वजह से
मगर आपको लगा कि मैंने आपको नाम से पुकारा और आप नाराज हो गए, सिया ने चहकते हुए कहा और उसके और मजे लेने के हिसाब से बोला, और अब तुमसे किसने कह दिया कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई है? तुम्हें पता ना हो तो बता दो, मैं अब भी नाराज हूँ तुमसे। कृष्णा की बात सुन सिया ने अपना मुंह फुला लिया। अब ऐसे मत देखो और चलो जल्दी से मुझे टेस्टी टेस्टी नूडल्स दे दो, कृष्णा ने उसे इग्नोर करके कहा और सिया ने अपने हाथ कमर पर रख दिए और गुस्से से उसे घूरते ही बोली, नहीं दूंगी। और ना अब एक और बार कहा ना आपने कि आप मुझसे नाराज है तो याद रखिए भैयू, मैं आपका नाम छोटी माँ, मोम और डैड तीनों को बता दूंगी। वो तीनों जानते हैं कि मुझे कृष्णा जी को यानी कि भगवान कृष्णा जी का नाम लेने की आदत है, तो वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं छोटी माँ को ये बता दूंगी कि आपने उस बात के लिए मुझे बहुत ही परेशान किया है और मुझसे अलग अलग खाने भी बनवाए हैं। और सिया कुछ सोचने लग गई और कृष्णा उसे घूरते हुए बोला, और क्या? मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो तुम झूठा कुछ भी मत बोलो। उद्धरण चिन्ह च43 छूटन की तुम एक नंबर की नौटंकी हो। वो इस वक्त शहर के नंबर 1 होटल के टेरेस पर थे, जो अलग अलग फूलों और लाइट से सजाया हुआ था। सेंटेड कैंडल की रोशनी और खुशबू से माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा और रोमांटिक हो गया था और उस माहौल को और भी रंगीन कर रहा था बजता हुआ सॉफ्ट म्यूजिक, आसमान में चमकती चंडी और नीचे गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ फ्लो। उफ, कितना खूबसूरत था सब कुछ। आध्या को लेकर घर से निकलते वक्त ही पार्थ ने समीर को मैसेज कर दिया और बताया कि आध्या थोड़ी नाराज है, मार्तन को ना आया हुआ देख, इस वजह से वो कुछ भी करे और उनके आने से पहले मार्तन को लेकर वो पहुंच जाए। और फिर उसके मैसेज को देख समीर ने बहुत ही मुश्किल से मार्तन को यहाँ लाकर आ गया। सामने का नजारा और डेकोरेशन देख मार्तन की आंखें बड़ी हो गई थी, वही समीर भी काफी हैरान था। पार्थ ने बहुत ज्यादा ही कर दिया था, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही धीरे से मार्तन के पीछे से निकल गया। मार्तन सब कुछ देखते हुए आगे आया, उसे गुस्सा ही आ रहा था समीर पर ये सब देखकर। ऐसा नहीं था कि उसे वो डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा था, उसे बहुत पसंद आया था सब कुछ, मगर आध्या इन सारी चीजों को देखकर क्या सोचेंगी, बस इसी एक ही ख्याल से वो गुस्सा हुआ जा रहा था। वो समीर को आवाज देने के लिए मुड़ा ही था कि उतने में उसकी नजर एंट्रेंस पर खड़ी आध्या पर गई, जो यहाँ की सारी डेकोरेशन को देखते हुए धीरे धीरे कदमों से अंदर चली आ रही थी। पार्थ और बाकी सब तो मार्तन को वहां देख ही पीछे के पीछे ही चले गए और उन्होंने जल्दी से टेरेस का दरवाजा भी लॉक कर दिया, मगर आध्या को इस बात की खबर ही नहीं लगी और ना ही मार्तन ने उनकी तरफ देखा। वो तो आध्या की खूबसूरती को अपनी नजरों से पी रहा था। आखिर में आध्या की नज़र उस डाइनिंग टेबल पर गई जो उनके लिए सजाया गया था और फिर बाद में गई मार्तन पर, जो उसे बेहद इंटेंस तरीके से देख रहा था। आध्या की नज़रें भी उस पर जा टिकी और ऑफिस फॉर्मल में ही मगर विदाउट ब्लेजर खड़े मार्तन को देख वो नजरें उस पर ही टिक गई। मार्तन ने पहने शर्ट में से भी उसके एब्स अच्छे से नजर आ रहे थे, जिसे देख आध्या के सामने मार्तन की वो शर्ट लेस बॉडी आ गई और वो उसे और भी निहारने लग गई। अपने आप में वो इतनी खोई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मार्तन उसे कब से उसकी तरफ देख रहा है, और जब उसे एहसास हुआ तब उसकी नजरों की तपिश आध्या से बर्दाश्त ना हो पाए। आध्या ने जल्दी से अपने नजरें झुका दी, वो धीमे कदमों से उसकी तरफ आने लगी। उसके करीब आते ही मार्तन ने उसकी ओर हाथ किया और आध्या ने भी उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आध्या धीरे से बोली, ये सब? यकीनन वो इतनी डेकोरेशन को देख कंफ्यूज थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद भी जगी थी कि कहीं मार्तन उसे प्रपोज तो नहीं करने वाला, और बस इसी ख्याल से उसके गाल लाल होने लग गए। मार्तन ने धीरे से उसे पुकारा, आध्या, और बस उसकी वो मैग्नेटिक आवाज सुन आध्या के पूरे बॉडी पर गूज बम्प्स आ गए। मार्तन को भी वो महसूस हुए और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसे अपने बेहद करीब कर मार्तन ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर खेल रहे जुल्फों को दूर कर दिया। कहीं ना कहीं वो जेलस था उन जुल्फों से। आध्या के गाल को, उसके पूरे चेहरे को छूने का हक तो सिर्फ उसका था, और वो जुल्फे बिना उसकी इजाजत उसके गालों को छू रही थी। मार्तन ने गुस्से से ही उन्हें घूर कर देखा और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो बाल तो उसके आध्या के ही है, तब वो मुस्कुराया और उसने बाहर प्यार से उसके बालों को सहलाया। आध्या मार्तन के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, उसका वो इंटेंस देखना, फिर उसे गुना और फिर से बदली हुई उसकी प्यार भरी निगाहें। आध्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोलने वाली ही थी कि फिर एक बार मार्तन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से से आध्या से बोला, तुमने अपने बाल कट किए हैं? और उसका सवाल सुन आध्या ने लगातार अपनी पकड़े झपकाते हुए उसे देखा। और अब आगे क्या हुआ जानेंगे अगले पार्ट में। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। गुड नाइट एंड एंजॉय रीडिंग। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड रेटिंग। आपकी राइटर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का वेट करती है, सो प्लीज़ ज़्यादा नहीं बट कम से कम चंद लफ्जों की कमेंट कीजिए और अच्छी रेटिंग भी दीजिए। वो इस वक्त शहर के नंबर 1 होटल के टेरेस पर थे,
जो अलग अलग फूलों और लाइट से सजाया हुआ था। सेंटेड कैंडल की रोशनी और खुशबू से माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा और रोमांटिक हो गया था और उस माहौल को और भी रंगीन कर रहा था बजता हुआ सॉफ्ट म्यूजिक, आसमान में चमकती चंडी और नीचे गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ फ्लो। उफ, कितना खूबसूरत था सब कुछ। आध्या को लेकर घर से निकलते वक्त ही पार्थ ने समीर को मैसेज कर दिया और बताया कि आध्या थोड़ी नाराज है मार्तन को ना आया हुआ देख, इस वजह से वो कुछ भी करे और उनके आने से पहले मार्तन को लेकर वो पहुंच जाए। और फिर उसके मैसेज को देख समीर ने बहुत ही मुश्किल से मार्तन को यहाँ लाकर आ गया। सामने का नजारा और डेकोरेशन देख मार्तन की आंखें बड़ी हो गई थी, वही समीर भी काफी हैरान था। पार्थ ने बहुत ज्यादा ही कर दिया था, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही धीरे से मार्तन के पीछे से निकल गया। मार्तन सब कुछ देखते हुए आगे आया, उसे गुस्सा ही आ रहा था समीर पर ये सब देखकर। ऐसा नहीं था कि उसे वो डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा था, उसे बहुत पसंद आया था सब कुछ, मगर आध्या इन सारी चीजों को देखकर क्या सोचेंगी, बस इसी एक ही ख्याल से वो गुस्सा हुआ जा रहा था। वो समीर को आवाज देने के लिए मुड़ा ही था कि उतने में उसकी नजर एंट्रेंस पर खड़ी आध्या पर गई, जो यहाँ की सारी डेकोरेशन को देखते हुए धीरे धीरे कदमों से अंदर चली आ रही थी। पार्थ और बाकी सब तो मार्तन को वहां देख ही पीछे के पीछे ही चले गए और उन्होंने जल्दी से टेरेस का दरवाजा भी लॉक कर दिया। मगर आध्या को इस बात की खबर ही नहीं लगी और ना ही मार्तन ने उनकी तरफ देखा। वो तो आध्या की खूबसूरती को अपनी नजरों से पी रहा था। आखिर में आध्या की नज़र उस डाइनिंग टेबल पर गई जो उनके लिए सजाया गया था और फिर बाद में गई मार्तन पर, जो उसे बेहद इंटेंस तरीके से देख रहा था। आध्या की नज़रें भी उस पर जा टिकी और ऑफिस फॉर्मल में ही मगर विदाउट ब्लेजर खड़े मार्तन को देख वो नजरें उस पर ही टिक गई। मार्तन ने पहने शर्ट में से भी उसके एब्स अच्छे से नजर आ रहे थे, जिसे देख आध्या के सामने मार्तन की वो शर्ट लेस बॉडी आ गई और वो उसे और भी निहारने लग गई। अपने आप में वो इतनी खोई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मार्तन उसे कब से उसकी तरफ देख रहा है, और जब उसे एहसास हुआ तब उसकी नजरों की तपिश आध्या से बर्दाश्त ना हो पाए। आध्या ने जल्दी से अपने नजरें झुका दी, वो धीमे कदमों से उसकी तरफ आने लगी। उसके करीब आते ही मार्तन ने उसकी ओर हाथ किया और आध्या ने भी उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आध्या धीरे से बोली, ये सब। यकीनन वो इतनी डेकोरेशन को देख कंफ्यूज थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद भी जगी थी कि कहीं मार्तन उसे प्रपोज तो नहीं करने वाला, और बस इसी ख्याल से उसके गाल लाल होने लग गए। मार्तन ने धीरे से उसे पुकारा, आध्या, और बस उसकी वो मैग्नेटिक आवाज सुन आध्या के पूरे बॉडी पर गूज बम्प्स आ गए। मार्तन को भी वो महसूस हुए और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसे अपने बेहद करीब कर मार्तन ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर खेल रहे जुल्फों को दूर कर दिया। कहीं ना कहीं वो जेलस था उन जुल्फों से। आध्या के गाल को, उसके पूरे चेहरे को छूने का हक तो सिर्फ उसका था, और वो जुल्फे बिना उसकी इजाजत उसके गालों को छू रही थी। मार्तन ने गुस्से से ही उन्हें घूर कर देखा और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो बाल तो उसके आध्या के ही है, तब वो मुस्कुराया और उसने बाहर प्यार से उसके बालों को सहलाया। आध्या मार्तन के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, उसका वो इंटेंस देखना, फिर उसे गुना और फिर से बदली हुई उसकी प्यार भरी निगाहें। आध्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोलने वाली ही थी कि फिर एक बार मार्तन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से से आध्या से बोला, तुमने अपने बाल कट किए हैं? और उसका सवाल सुन आध्या ने लगातार अपनी पकड़े झपकाते हुए उसे देखा और छुटन की तो आप मोटे। तो कल मेरी बेटी का 4th बर्थडे था और पूरा दिन उसी के प्रिपरेशन में गुजरा। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने अपनी दोनों स्टोरी के पार्ट लिखे, मगर जल्दबाजी में मैंने सेम ही पार्ट अपनी दोनों स्टोरी पर पोस्ट कर दिया और उसमें न भी मिस्टेक हो गई। पॉकेट नॉवेल के नए अपडेट के बाद उसका राइटिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। अब जो रीडर्स खुद एक राइटर है, उन्हें ये चेंजेस समझ आ गया होगा, और बस उसी कंफ्यूजन की वजह से मैं ही खुद बहुत कंफ्यूज हो गई एंड मुझसे मिस्टेक हो गई। इसी वजह से सेम पार्ट दोनों स्टोरी पर पोस्ट हो गया, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। वेल, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट, आप सब प्लीज़ मेरी बेटी को अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे और उसके ब्राइट और हैप्पी फ्यूचर के लिए प्रे जरूर करें। थैंक यू। फिर उसे लगा कि शायद उसकी नाराजगी खत्म हो गई है। उसने खुशी से हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं बना दूंगी भैया, और थैंक यू कि आपने मुझ माफ़ कर दिया। मैंने सच में आपको नहीं बल्कि नहीं कान्हा जी को पुकारा था। वो मैं पहले तो डर गई थी और फिर गिरने भी वाली थी ना इस वजह से, मगर आपको लगा कि मैंने आपको नाम से पुकारा और आप नाराज हो गए, सिया ने चहकते हुए कहा और उसके और मजे लेने के हिसाब से बोला, और अब तुमसे किसने कह दिया कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई है? तुम्हें पता ना हो तो बता दो, मैं अब भी नाराज हूँ तुमसे। कृष्णा की बात सुन सिया ने अपना मुंह फुला लिया। अब ऐसे मत देखो और चलो जल्दी से मुझे टेस्टी टेस्टी नूडल्स दे दो, कृष्णा ने उसे इग्नोर करके कहा और सिया ने अपने हाथ कमर पर रख दिए और गुस्से से उसे घूरते ही बोली, नहीं दूंगी। और ना अब एक और बार कहा ना आपने कि आप मुझसे नाराज है, तो याद रखिए भैयू, मैं आपका नाम छोटी माँ
मोम और डैड तीनों को बता दूंगी। वो तीनों जानते हैं कि मुझे कृष्णा जी को यानी कि भगवान कृष्णा जी का नाम लेने की आदत है, तो वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं छोटी माँ को ये बता दूंगी कि आपने उस बात के लिए मुझे बहुत ही परेशान किया है और मुझसे अलग अलग खाने भी बनवाए हैं। और सिया कुछ सोचने लग गई और कृष्णा उसे घूरते हुए बोला, और क्या? मैंने इसमें से ज्यादा कुछ नहीं किया। और बोली। कृष्णा ने अपनी थूक कटक ली। उसकी मोम यानी छोटी माँ की तो सिया फेवरेट हो चुकी थी और सुधा मोम भी उसे कहकर गई थी कि अगर उसे किसी ने उसे परेशान किया तो वो उसकी अच्छे से खबर लेंगी। बस इसी वजह से कृष्णा थोड़ा डर गया। सिया ने उसके एटीट्यूड में हुए चेंजेस नोटिस कर लिए, जिसे देख उसमें और भी हिम्मत आ गई और वो बोली, ये तो आपको पता है कि आपने मुझे इससे ज्यादा परेशान नहीं किया है। मुझे पता है, लेकिन छोटी माँ और मोम को तो नहीं पता ना। तो आपकी डांट पक्की। उसकी बती हिम्मत देख कृष्णा बोला, मैडम आप भूल रही है, हमारे अलावा यहाँ और भी 3 लोग हैं जो कि मेरे भाई है और वो मेरी साइड लेंगे, समझी? जाओ अब बताओ जिसे जो बताना है वो। कृष्णा ने उसे चिढ़ाया और बदले में सिया बोली, गलत बात, राज भाई मेरे साइड है और ये। सिया राघव के पास चली गई और फिर बोली, ये तो मेरे ही है, तो ये सिर्फ मेरी साइड लेंगे? और तरह सवाल अक्षय भाई का। सिया फिर अक्षय के सामने खड़ी हो गई और बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अक्षय भाई आपने देखना ना कृष्णा भाई ने मुझे कैसे परेशान किया, तो आप मेरी साइड लेंगे ना? और हाँ, अपना मुझे मना मत करना, मैं आपको आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। आप ही तो कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, तो आई प्रोमिस मैं आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। सिया ने अपने मासूम चेहरे के साथ साथ अक्षय के वे पॉइंट का भी उसे लालच दिया और सब बस उसकी नौटंकी देखते ही रह गई। कृष्णा जल्दी से उसके करीब आकर बोला, ओए छुटनकी तुम ना। कृष्णा बोलना चाहता था कि तुम ऐसे सबको अपने मासूम चेहरे से और यूं लालच देकर अपनी और नहीं कर सकती, लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही अक्षय बोल पड़ा, डन सिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनफैक्ट हम ना बड़ी मोम को ये भी बताएंगे कि कृष्णा तुम्हें छूटनकी कहकर चिढ़ा रहा था। और अपने भाई को यूं पलटता देख कृष्णा का चेहरा देखने लायक हो गया। तुम कृष्णा उस पर चिढ़ना चाहता था, मगर इस बार भी उसे बोलने का मौका नहीं मिला। सिया बीच में ही बोली, छूटनकी? क्या मतलब है भाई? और मैं आपको किस एंगल से छूटनकी दिखती हूँ? सिया गुस्से से ही बोली और कृष्णा उसे और चिढ़ाते हुए बोला, किस एंगल से मतलब? अपनी साइज देखी है, इतनी सी ही तो हो, और मेरी साइज देखो, तुमसे बड़ा दिखता हूँ कि नहीं मैं? उद्धरण चिन्ह। सिया भी फिर गुस्से में बोली, बड़े नहीं मोटे मोटे दिखते हो आप, अगर नीचे गिर गए ना तो फर्श टूट जाएंगी और जमीन भी फट जाएंगी। What do you mean about मोटा? सिया तुम्हें किस एंगल से मैं मोटा दिखता हूँ? पता है इतने स्ट्रिक्ट और बिजी स्केड्यूल के बाद भी मैं कम से कम 1-1.5 घंटा जिम करता हूँ, इतनी फिट तो बॉडी है मेरी और बोल रही हो कि मैं मोटा हूँ? राघव यार तू तो कुछ बोल। कृष्णा ने राघव की तरफ देखा और पाया कि राघव भी अपने सर को हाथ लगाए हुए था। आखिर सिया ने उसे भी तो मोटा बोलकर उसकी जिम में की रोज की मेहनत पर और उसके इतने हॉटशॉट बॉडी पर सवाल खड़ा किया था। आप उनसे क्या पूछ रहे हो? वो भी मोटे ही है। पता है मुझ पर गिर गए तो मेरी कमर ही टूट गई थी और दर्द भी इतनी कर रही थी कि मुझे 3 पेन किलर लेने पड़े। और बस उसकी ये बात इतनी देर से अपनी हंसी को रोक रहे अक्षय और राज के मुंह से छूट ही गई। वो दोनों लौटपोट होकर हंसने लगा गए और फिर उनमें शामिल हुआ राघव और फिर कृष्णा भी। सिया उन चारों को कंफ्यूज होकर देख रही थी कि वो क्यों हंस रहे हैं, मगर उसे समझ ही नहीं आया और वो अपना मुंह फुलाकर वैसे ही खड़े रह गई। अरे ऐसे खड़े मत रहो। और कृष्णा चलो बैक टू योर फाइट, हमें बहुत मजा आ रहा है। माय गॉड क्या लड़ते हो तुम दोनों? राज ने अपना पेट पकड़कर कहा और सिया ने और भी अपना मुंह फुला लिया। राघव ने फिर नामे सर हिलाया और उसके गालों के गुब्बारे को फोड़ते हुए मतलब उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो बच्चा और चलो अब डिनर करते ही, तुम दोनों के चक्कर में पूरा खाना ठंडा हो गया होगा। राघव उसे लेकर गया और एक चेयर पर बिठा दिया, मगर सिया उससे कुछ बोलनी चाहती थी, लेकिन राघव ने उसके ओठ पर उंगली रख उसे चुप करा दिया और उसके सामने की प्लेट सीधी करके रख दी। मुझे सबको सर्व तो करने दे, सिया ने उसकी ओर देखकर कहा और जवाब में राघव के बजाय कृष्णा ही बोला, छूट इनकी, रहने दो, हम सब अपने अपने हाथ से ले लेंगे। और फिर उसने ही सिया की प्लेट्स में थोड़े नूडल्स डाल दिए। राज और बाकी सब भी एक दूसरे को अपने सामने रखा खाना सर्व करने लग गए। भाइयों मुझे छूटन की मत बोलिए ना, इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, सिया ने छोटू सा मुंह बनाकर कहा। हाँ ज्यादा छोटी नहीं हो, बस सूखे हुए पत्ते की तरह हो जो फूंक मारने पर दूर तक उड़ जाऊंगी। कृष्णा की बात सिया थोड़े गुस्से से ही बोली, भाइयों सूखी पत्ती नहीं हूँ मैं, इसे मेंटेन फिगर बोलते हैं। और हाँ मुझे ना शौक नहीं है आपकी तरह ही मोटा होने में। अपने लिए फिर एक बार मोटा सुन कृष्णा बोला, ओए क्या मोटा मोटा कहे जा रही हो? और मैं भी ना कोई मोटा नहीं हूँ,
इसे भी मेंटेन रहना हो, बोलते ही बड़े आई मुझे मोटा कहने वाली। उन्हीं बहस एक और बार शुरू होने की कगार पर थी, जिसे राज ने कृष्ण को डांटकर तो राघव ने सिया के मुंह में नूडल्स का बाइट डालकर बंद करवा दिया। जब 45 कैंग राघव, मुझे सबको सर्व तो करने दे, सिया ने उसकी ओर देखकर कहा और जवाब में राघव के बजे कृष्णा ही बोला, छूट इनकी, रहने दो, हम सब अपने अपने हाथ से ले लेंगे। और फिर उसने ही सिया की प्लेट्स में थोड़े नूडल्स डाल दिए। राज और बाकी सब भी एक दूसरे को अपने सामने रखा खाना सर्व करने लग गए। भाइयों, मुझे छूटन की मत बोलिए ना, इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं, सिया ने छोटू सा मुंह बनाकर कहा। हाँ, ज्यादा छोटी नहीं हो, बस सूखे हुए पत्ते की तरह हो, जो फूंक मारने पर दूर तक उड़ जाऊंगी। कृष्णा की बात सुन सिया थोड़े गुस्से से ही बोली, भाइयों, सूखी पत्ती नहीं हूं मैं, इसे मेंटेन फिगर बोलते हैं। और हाँ, मुझे ना शौक नहीं है आपकी तरह यूं मोटा होने में। अपने लिए फिर एक बार मोटा सुन कृष्णा बोला, ओए क्या मोटा मोटा कहे जा रही हो, और मैं भी ना कोई मोटा नहीं हूँ, इसे भी मेंटेन रहना ही बोलते हैं। बड़े आई मुझे मोटा कहने वाली। उनकी बहस एक और बार शुरू होने की कगार पर थी, जैसे राज ने कृष्णा को डांटकर तो राघव ने सिया के मुंह में नूडल्स का बाइट डालकर बंद करवा दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और इस बीतते वक्त के साथ सिया की सबके साथ बहुत अच्छे से बनने लग गई। राज और अक्षय उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते थे। अक्षय तो उसकी हर एक काम में मदद भी करने लगता था। वही कृष्णा उससे लड़ाई तो करता, लेकिन वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था, जस्ट लिखिए बेस्ट फ्रेंड। और राघव तो उसके लिए उसके जीने की, उसके होने की वजह बन गया था। एक दूसरे के बिना उन दोनों का दिल ही नहीं लगता था। उन दोनों के बीच भी प्यार का आगाज हो गया था और दोनों को अब एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगी थी, या फिर यूं कहे कि उनकी एक दूसरे के लिए की फीलिंग और भी बढ़ने लगी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक छोटी किस और राघव की सिया की तारीफ करना, ये तो उन दोनों की रोज की आदत हो गई थी। मोम डैड और छोटी माँ को जाकर आज 15 दिन से ऊपर हो गए थे और अब सिया उन्हें कुछ ज्यादा ही मिस करने लग गई थी। जब उसकी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो और कुछ दिन वहां रहेंगे और सिया का चेहरा मुरझा गया। उसने वैसे उन्हें तो कुछ महसूस होने नहीं दिया, लेकिन जब कॉल कट हो गई और उदास सी सोफे पर बैठ गई और वहीं बैठे बैठे सो गई। जब वो चारों हॉस्पिटल से आए तब उसे यूं सोया हुआ देख वो चारों भी परेशान हो गए। बीते दिनों उन चारों ने बहुत ही थोड़ी नाइट शिफ्ट की थी। राघव तो सिया की वजह से एक बार भी नाइट शिफ्ट पर नहीं गया था, कहीं उसे अकेले डर न लग जाए इस वजह से। सिया को यूं सोफे पर रखा कर सोया हुआ देख वो परेशान हो गए और राघव जल्दी से दौड़ते ही उसके पास आ गया। उसके गाल को माथे को छूकर सबसे पहले राघव ने चेक किया कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, और उसे उसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म लगी। उसने उन तीनों की तरफ देखा और बोला, उसे फीवर हुआ है, अक्षय चेक करो उसे। राघव ने सिया के सर की तरफ बैठ गया और उसके सर को उठाकर अपने गोद में रख दिया। इसी बीच सिया की थोड़ी हलचल हुई थी, जिस वजह से उसका ध्यान सिया के पीठ के नीचे गया, जहां लाल स्टेन थे। राघव फिर बोला, उसे पीरियड्स आए हैं अक्षय, इंजेक्शन मत लगाना और उसी हिसाब से मेडिसिन न देना। राघव ने कहा और उस हिसाब से ही अक्षय ने उसे चेक कर दिया। वो उससे बोला, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम उसे कमरे में ले जाओ। हम, राघव ने कहा और सिया को अपनी बाहों में ले लिया। उसके जाते ही राज ने सोफे पर का कवर उठा लिया और उसे जाकर वॉशिंग एरिया में रखे बकेट में रख कर आ गया। कृष्णा ने भी जल्दी से सोफे पर दूसरा कवर बिछा दिया। वो चारों डॉक्टर्स थे, उन्हें पीरियड्स के बारे में सारी जानकारी थी और उनके लिए वो थिंग बहुत नॉर्मल भी थी। उन्होंने उस बात का कोई भी इशू नहीं किया और ना ही घिन की, यहाँ तक कि सिया के आने से पहले सब कुछ अच्छे से साफ भी कर दिया। कृष्णा राज से बोला, भाई सिया ने खाना नहीं बनाया है, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ या फिर कुछ घर पर कुक कर दो। कृष्णा का सवाल सुन राज बोला, नहीं रुको, एक काम करो, बाहर से कुछ ऑर्डर करो और हाँ सिया के लिए कुछ चॉकलेट्स और पेस्ट्री ऑर्डर कर देना, उसे पसंद आएंगी। राज ने कहा और कृष्णा ने हाँ में सर हिलाया। राघव सिया को उनके कमरे में ले आया। इस बीच उसकी नींद थोड़ी खुल चुकी थी, मगर उसे जरा भी आंखें खोलने की तमन्ना नहीं थी। उसके पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की वजह से शिकन छा गई, जिसे देख राघव उससे बोला, बच्चा क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? राघव की आवाज में सिया के लिए काफी फिक्र थी, जिसे महसूस कर सिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। राघव ने धीरे से अपने ओंठ उसके माथे पर रख दिए और बोला, कहाँ दर्द हो रहा है बच्चा, मुझे बताओ, मैं अभी अक्षय से कहकर तुम्हारे लिए कुछ और मेडिसिन मंगवा देता हूँ। राघव की बात सुन सिया बोली, सर दर्द कर रहा है और पेट भी। इतना कहते ही सिया को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हदबदहत में उठने को हुई, लेकिन राघव ने उसे पकड़कर रोक दिया। सिया जल्दी जल्दी बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है, इट्स अर्जेंट, सिया ने कहकर अपनी नजरें चुरा ली। जाहिर सी बात है, ये उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था, जिस वजह से उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हम, राघव बस इतना ही बोला और उसने सिया को फिर एक बार अपनी बाहों में उठा लिया। उसे आराम से बाथरूम के अंदर छोड़ वो बोला,
तुम्हें बुखार भी है तो ज़्यादा ठंडे पानी में मत रहो और चेंज कर जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रेस देता हूँ। राघव कहकर बाथरूम के बाहर आ गया और सिया उसने ऐसा क्यों कहा ये बस सोचते ही रह गई। राघव ने बाहर आकर सिया के साइड का कबोर्ड खोला और पाया कि उसकी तरफ पूरी की पूरी साड़ियाँ ही है। उससे याद आया कि जब वो सिया के घर गया था तब उसके कबर्ड में कुछ नाइट ड्रेस और शॉर्ट्स भी थी। राघव ने कुछ सोचा और जल्दी से सिया के लिए लॉन्ग सा नाइट गाउन, उसके बाकी के कपड़े और सैनिटरी पैड्स का एक पैकेट लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। दरवाजा नॉक करे हुए उसने सिया को आवाज दी और तब जाकर सिया होश में आ गई। उसने दरवाजा खोला और राघव ने उसने सारी लाई हुई चीजें उसे दे दी, जिसे देखकर सिया की आंखें हैरानी से बच गई। उसने शीशे में अपनी बैक साइड देखी और उसे बड़ी ही शर्म महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज कर लिया और उसके कपड़ों को धोने के लिए बैठ गई, मगर उससे पहले ही उसे फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राघव उसे आवाज देते हुए बोला, बच्चा अगर हो गया होगा तो बाहर आ जाओ, ज्यादा देर तक पानी में रहना ठीक नहीं है। सिया फिर किसी तरह से बोली, वो बस 5 मिनट में। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि वो कपड़े धोकर आ जाएंगी, और उसे राघव के सामने जाने के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम कुछ नहीं सिया, और पानी में हाथ मत डालो, उन कपड़ों को कल देख लेंगे। और एक बात, अनकंफर्टेबल फील करने की कोई जरूरत नहीं है, पीरियड्स आना बहुत ही नॉर्मल बात है, सो डोंट बी शाय, ओके। राघव ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा और सिया ने उसकी बात सुन कपड़े एक और रख दिए और बाहर आ गई। वैसे भी उसे बहुत पेट दर्द हो रहा था और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। बाहर आते ही सिया राघव से जल्दी से बोली, मैं अभी आई हाँ, और गदगदी में वो कमरे से बाहर जाने लगी। उसके साड़ी पर लगे स्टेन की वजह से वो डर लग रहा था कि कहीं अगर सोफे पर भी वो स्टेन लग गया होगा तो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो बाहर जा पाती उससे पहले ही राघव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, डोंट वरी, मैंने सोफे के कवर चेंज कर लिए हैं और किसी को कुछ नहीं पता, मैं आज जल्दी आ गया था। वो तीनों देर से, तो टेंशन मत लो और हाँ आराम करो। अक्षय को थोड़ी देर होने वाली थी और ओम भी सो रही थी, इस वजह से मैंने उसे आते आते बाहर से पार्सल लाने के लिए बोल दिया है। राघव ने एक साथ ही में सारी बातें कह डाली। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी सभी भी सिया के शाय नेचर से अच्छे तरीके से वाकिफ थे, और अगर उसे पता चलता कि उन सबको उस बारे में पता है तो वो उनसे पहले की तरह खुलकर नहीं रह पाती। इस वजह से सिया जैसे ही बाथरूम में गई थी तब तक राघव ने बाहर जाकर सबको क्या कहना है और क्या नहीं सब बता दिया था। राघव की बात सुन सिया सीधे जाकर उसके गले लग गई और थोड़े उदास स्वर में ही बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वो सब चेंज करना पड़ा, लेकिन मुझे ही नहीं पता चला कि कब मुझे पीरियड्स आ गए और मैं वह सो गई। वो तो मैं छोटी माँ से और मोम से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि उन्हें आने में और कुछ दिन लगेंगे। उनकी बात सुन मैं उदास हो गई और वही ना जाने कैसे सो गई। आई प्रोमिस, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसी गलती नहीं करूंगी, सिया ने जल्दी जल्दी कहा। राघव उस बात को लेकर उससे गुस्सा हुए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। शस, इतना पैनिक मत हो सिया, और तुमने कोई गलती नहीं की है, पीरियड्स आना गलती नहीं बल्कि सबसे अच्छी बात होती है, सो डोंट वरी। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हर बार जब पीरियड्स होते हैं तब बुखार आती है क्या? तुम्हारी बॉडी अब भी काफी गर्म लग रही है, राघव ने फिक्र से पूछा और सिया ने ना में सर हिला दिया। वो उससे बोली, हर बार नहीं, कभी कभी, वो जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ या फिर टेंशन लेती हूँ ना तभी। सिया की बात सुन राघव फिक्र से बोला, बच्चा तुमसे कितने बार कहा है कि थोड़ा काम कम किया करो, सब कुछ तुमने ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और शांति आंटी, उन्हें हम पेमेंट पूरे किचन के ऊपर के काम करने का और रोटी बनाने का ही देते हैं, तो वो काम तुम क्यों करती हो? राघव ने थोड़ी सख्ती से ही कहा। सिया का इतना कम करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।